So, hi everyone, and welcome back once again to another session of PMI analysis from the Hindu. In this session, guys, as usually, I will bring to you the pre mains and interview analysis from all the important articles from today's Hindu newspaper. Alright, so let's begin with the session and let me explain you in brief what is the meaning of PMI analysis. So, guys, what happens is that जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो यू एक्सपेक्ट कि उस आर्टिकल में से डायरेक्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए, बट दिस डज नॉट हैपन. ऐसा नहीं होता है. ठीक है, यू हैव टू डीपली एनालाइज दैट आर्टिकल. उसके अंदर जो शब्द हैं, जो उसके अंदर टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके बारे में आपको डीपली एग्जामिन करना होता है. ओनली देन यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट आर्टिकल, एंड तभी फायदा है उस आर्टिकल को पढ़ने का. इसी तरीके से सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट you have to examine the potential of that article in your pre-mains and interview, or whether it is relevant for your from your syllabus point of view or not. ठीक है, कि क्या वो आर्टिकल आपके सिलेबस से रिलेट करता है या नहीं करता है. तो पहले आप क्या करोगे, एग्जामिन करोगे कि वेदर दैट आर्टिकल हैज द पोटेंशियल इन योर प्री मेन्स और इंटरव्यू. देन यू हैव टू कनेक्ट इट विद योर सिलेबस, and then you can expect a question in your examination, whether in pre-mains or interview. All right, so and all these things guys are being done by me through these sessions, so you just have to watch these sessions. All right, और आपके जो भी दोस्त यार, बंधु भाई, रिश्तेदार हैं, उन्हें भी आप बता सकते हो that these sessions are going on. All right, जो भी आपकी यूपीएससी कम्युनिटी के लोग हैं जो कि आपके साथ प्रिपरेशन करते हैं, तो आप उनको बता सकते हो कि yes, these sessions are going on and are quite beneficial. Right, so let's move ahead to the very first article from editorial, and as usually I will first discuss the editorial, जो भी important है editorial में, and then we will move towards the other important articles. Right, so पहला जो article है, this is the bridging the health policy to execution chasm. तो basically this article is talking about the special cadre for public health professionals. ठीक है, public health professionals के लिए special cadre की ये article बात करता है. राइट, जिसके बारे में अभी रिसेंटली गाइडेंस डॉक्यूमेंट रिलीज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ऑलराइट, सो बात करते हैं क्या क्या चीजें मेंशन है. सो इन द मंथ ऑफ अप्रैल दिस ईयर, द यूनियन गवर्नमेंट रिलीज द गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन सेटिंग अप ऑफ अ पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कैडर. पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कैडर क्या है, इसका क्या फायदा होगा, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड, डोंट वरी. एंड दे हैव ऑल्सो कम अप with revised editions of Indian public health standards so that they can ensure quality healthcare in the government facilities. Alright, ये जो Indian public healthcare standard है, ये second time revise हुआ है this time. Alright, and remember this public health and management cadre is a follow up of recommendations made in the national health policy of 2017. ये जो हमारा cadre है, public health and management cadre, इसके बारे में इसको recommend किया था national health policy 2017 में, and finally the guidance document has been released, and now जो स्टेप्स लिए जाएंगे फॉर सेटिंग अप द पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कैडर अक्रॉस ऑल द स्टेट्स. राइट, नाउ एट प्रेजेंट अभी के क्या सिचुएशन है, अभी की सिचुएशन के हिसाब से मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स हैव अ टीचिंग कैडर जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स को पढ़ाते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स कह लो, या फिर जो कि एमबीबीएस वगैरह या कॉलेजेस में पढ़ाते हैं. राइट, एंड देन वी हैव अ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफ डॉक्टर्स. ठीक है, जो कि क्लिनिकल सर्विसेज में इन्वॉल्व है. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस स्ट्रक्चर गाइज, दैट it does not provide similar career progression opportunities for professional trained in public health. Public health as a career different है, और जो टीचिंग कैडर है या फिर जो स्पेशलिस्ट कैडर है डॉक्टर का जो कि सिर्फ इलाज करते हैं, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ कैडर, और यू कैन से पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कैडर. राइट, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर लिमिटेड इंटरेस्ट बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू ऑप्ट फॉर पब्लिक हेल्थ एज अ करियर चॉइस, क्योंकि हमारे देश में पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कैडर के रिगार्डिंग अवेयरनेस जीरो है. ठीक है, मतलब पब्लिक हेल्थ को एज अ प्रोफेशन माना ही नहीं जाता. ना पब्लिक हेल्थ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, लाइक टीचिंग और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हटा के उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोविड-19 के समय हमने देखा था कि मैनेजमेंट का कितना ज़्यादा इशू हुआ था. तो दिस पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कैडर कैन मैनेज सच सिचुएशंस. राइट, इसके अलावा दे कैन ऑल्सो हेल्प द कंट्री इन इंश्योरिंग the access to the medical facilities and the quality healthcare services. Right, so all these things can be done with the help of this specialized cadre, and this lack of awareness leads to a perennial shortage of trained public health workforce, क्योंकि कोई भी पर्सन पब्लिक हेल्थ कैडर को एज अ करियर चुनना नहीं चाहता, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में, और रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है हमारे पास. राइट, और पॉलिसी भी नहीं है ऑफकोर्स. तो अब हालांकि पॉलिसी फॉर्मुलेट कर दी गई है, तो लेट्स सी कि उसके आगे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं हमारे सामने. नाउ द नीड फॉर पब्लिक हेल्थ कैडर एंड सर्विसेज इन इंडिया रेयरली गॉट एनी पॉलिसी अटेंशन, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है
कि इससे रिलेटेड कोई पॉलिसी आई है. एंड द रीजन वाज दैट even among policy makers there was limited understanding on the roles and functions of public health specialists and the relevance of such cadres. और रीजन मैंने आपको बता दिया, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है. इवन जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास भी आइडिया नहीं है इससे रिलेटेड कि क्या रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल किस तरीके से एक पब्लिक हेल्थ कैडर का पर्सन प्ले कर सकता है इन इंश्योरिंग द बेटर हेल्थ फैसिलिटीज फॉर ऑल. ठीक है, लेकिन अगर हम पिछले 10-15 सालों की बात करें तो ये जो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं इनकी जो डिमांड है वो थोड़ी सी बूस्ट हुई है बिकॉज ऑफ सर्टेन इवेंट्स. बहुत सारे सर्टेन इवेंट्स हुए हैं हमारे आसपास जिसकी वजह से जो पब्लिक हेल्थ कैडर है या पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं उनकी जो रेलेवेंस है वो समझी जा रही है अक्रॉस द कंट्रीज. नाउ इसके पीछे रीजन क्या है? द इनिशियल थ्रेट ऑफ एवियन फ्लो दैट अकर्ड इन द ईयर 2005-06, द स्वाइन फ्लू पैंडेमिक इन द ईयर 2009-10, 5 more public health emergencies of international concern between 2009 and 19, the increasing risk and regular emergence and re-emergence of various kind of viruses and diseases. All these things have resulted in increased attention on public health. Now public health जो स्पेशलिस्ट होंगे, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये वो नहीं है जो इलाज करेंगे, ठीक है, ये बहुत सारी और चीजें करेंगे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. आई विल नॉट रिपीट दैट. And of course the COVID-19 pandemic has changed the status quo. Everyone during the COVID-19 pandemic was looking for professionals which are trained in public health and who had field experience. They were simply far and few. कोई था ही नहीं, ठीक है. And it became clear after this COVID-19 pandemic that this kind of situation requires specialized skills. ठीक है, ये नॉर्मल जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो टीचर्स हैं या फिर जो नॉर्मल स्टाफ है उनके बस की बात है नहीं. And in the absence of trained public health professionals at the policy and decision making levels, India's pandemic response ended up becoming bureaucrat steered and clinical led. तो पूरा का पूरा जो हमारा रिस्पॉन्स था टुवर्ड्स कोविड-19 वो ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड हो गया और जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गया. राइट, एंड इट वाज अ रिमाइंडर एक्चुअली दैट अ क्लिनिशियल, चाहे वो कितना भी एफिशिएंट हो या फिर एक ब्यूरोक्रेट चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में कितना भी अच्छा हो, these person cannot tackle such situations. So therefore there is a need of a specialist cadre in the area of public health and management. Right, this proposed public health cadre and health management cadre have the potential to address some of these challenges. With the release of this guidance document, the states have been advised to formulate an action plan, identify the cadre strength and fill up the vacant post in the next 6 months to a year. अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर स्टेट्स को बोला गया है कि आप सभी लोग एक प्लान फॉर्मुलेट करिए रिगार्डिंग दिस स्पेशल कैडर. जो स्ट्रेंथ है कैडर की वो डिटरमाइन करिए एंड जो भी वेकेंट पोस्ट है उसको भरिए. राइट, नाउ इसका जो रोल है कंटिन्यूइंग रोल होगा. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एपिडेमिक या फिर पैंडेमिक के टाइम ही वर्क करेगा ये स्पेशलाइज्ड कैडर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दे हैव अ रोल even beyond epidemics and pandemics. A trained public health workforce ensures that people receive holistic health care, as I already told you, of preventive and promotive services as well as curative and diagnostic services. So the basic objective hoga towards establishing this specialized cadre is to basically ensure the quality healthcare services for all. जो हमारी quality healthcare services है जो कि भारत सरकार देना भी चाहती है बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस नहीं दे पा रही है बिकॉज ऑफ कोर्स दी ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट ट्रेंड. राइट, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर जो क्लिनिशियंस हैं वो इस चीज के लिए ट्रेंड नहीं है दैट हाउ दे कैन इंश्योर द क्वालिटी हेल्थ सर्विस और हाउ दे कैन एनहांस द एक्सेस टू द मेडिकल सर्विसेज. राइट, तो उसके लिए देयर इज अ नीड ऑफ पब्लिक हेल्थ स्पेशलाइज्ड कैडर. A country or health system that has a shortage of a public health workforce and infrastructure is likely to drift towards a medicalized care system. और पूरा का पूरा अगर केयर सिस्टम हमारा मेडिकलाइज्ड हो जाएगा तो वो फिर एक प्रॉब्लमैटिक बात है, जैसा कि हमने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान देखा. राइट, नाउ अगर हम IPHS की बात कर लें सो इट इज अगेन अ मेजर स्टेप. नियरली 2 decades ago in many countries including India there was limited attention on ensuring quality, increasing access to health services and improving the quality of care were perceived as a sequential process. पहले हमें फोकस करना चाहिए किसके ऊपर, एक्सेस के ऊपर, एंड देन वी हैव टू इंश्योर दी क्वालिटी. ठीक है, और पिछले 15 सालों में सिंस द फर्स्ट रिलीज ऑफ IPHS ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन दैट इज अराउंड 15% to 20% ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी हैव मेट दीज स्टैंडर्ड्स. तो अभी हमें इसको और ज़्यादा रोबस्ट करने की ज़रूरत है. हाउएवर जो अभी के चेंजेस इसके अंदर किए गए हैं, जो भी रिवाइज एडिशन आया है इसका,
उसके बाद ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि यस नाउ जो स्टैंडर्ड्स हैं ऑफ इंश्योरिंग द क्वालिटी एंड हैविंग द एक्सेस टू द मेडिकल सर्विसेज उसके अंदर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आएगा. नाउ व्हाट इज द वे अहेड. सो देखो अब पॉलिसी गाइडलाइन तो निकाल दी, ठीक है. देखो किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई भी इशू है तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती हैं 3. नंबर 1 इज द पॉलिसी फॉर्मुलेशन. नंबर 1 क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, जो कि इस केस में इन केस ऑफ स्पेशलाइज्ड पब्लिक हेल्थ कैडर वो हो चुका है. दूसरा होता है फाइनेंशियल एलोकेशन. अब देखो सिर्फ आपने पॉलिसी फॉर्मुलेट कर दी, अब उसके बाद उस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन के लिए पैसा नहीं दिया तो व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मुलेटिंग दैट पॉलिसी? देयर इज नो यूज, राइट. एंड तीसरा होता है नीड ऑफ ट्रेन्ड वर्कफोर्स. ठीक है, ट्रेन्ड वर्कफोर्स की जरूरत है. अब आपने मान लो कि कैडर स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर ली कि आपको कैडर में इतने इतने लोग लेने हैं, या फिर you will have a specialized cadre for the public health and management, then of course you need a trained workforce which can provide training to such people, ठीक है, who are interested in becoming the part of that specialized cadre, right. So ये 3 चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं if we want to tackle any issue. So there is a need of adequate financial allocation because policy formulation is already done in this case. There is a need of a trained workforce. The level of interest among states in implementing the public health and management cadres need to be explored. यानी कि जो states हैं उनको बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा that what is the need of this specialized cadre. Only then they will implement this policy in their respective states, right? And there is a need of center of excellence in every state जो कि क्या करेगा, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को गाइड करेगा. बिकॉज ऑफकोर्स ये एक नई पॉलिसी है तो स्टेट गवर्नमेंट्स को पता नहीं है, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको पता नहीं है कि ये कैसे इंप्लीमेंट की जाएगी. So there is a need of center of excellence which will act as a guide to all the stakeholders, right? And the states which are likely to show reluctance need to be nudged through appropriate incentives. और ऐसे स्टेट जो कि रिलेक्टेंट होंगे कि हमें नहीं करना ये सब, तो उनको इंसेंटिवाइज करके उनको मोटिवेट किया जा सकता है टू डिवाइस अ न्यू स्पेशलाइज्ड कैडर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट. ऑलराइट. So I hope guys this article is clear and you have understood the importance of the public health and management cadre. And अगर कोई भी question आएगा तो I believe you can tackle it easily. Now for pre, if I talk about pre, it is not relevant. ठीक है, pre के लिए relevant नहीं है, but mains में it is very very important in your GS2. and in GS2 social issues के अंदर काफ़ी ज़्यादा important है. social issues में एक topic आता है health, तो health में काफ़ी ज़्यादा important है और question बन सकता है इससे बहुत अच्छा. Question can be like this. Discuss the need and importance of public health and management cadre for which the guidelines have been released. ठीक है, basically you have to discuss the need and importance which we have discussed elaborately. So आप as it is अपने एग्जाम में लिख के आ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. And interview में भी similar question can be asked that why do you think that there is a need of public health and management cadre? क्या जरूरत है public health and management cadre की जिसके regarding गवर्नमेंट ने अभी एक पॉलिसी निकाली है. तो आई होप गाइज यू कैन नाउ इजीली टैकल सच क्वेश्चंस, और अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड नाउ दिस आर्टिकल, पॉकेट्स ऑफ होप लिंकिंग नेचर एंड ह्यूमैनिटी. सो दिस आर्टिकल इज सेइंग दैट द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर the pockets of hope, and these biosphere reserves are linking the nature and humanity. And these biosphere reserves अगर हम इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते हैं देन हम हमारे एनवायरमेंट को सेव करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, राइट. सो इसमें बेसिकली इस आर्टिकल में बायोस्फीयर रिजर्व्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि बेसिस क्या है इस आर्टिकल को लिखने के पीछे. So according to Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, जो मेन ग्लोबल ड्राइवर है ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस आर क्लाइमेट चेंज, इन्वेजिव स्पीशीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, pollution and urbanization. And these you must have read in the environment booklet which you are following. I hope you are following Shankar IAS booklet only. So उसमें ये सारी चीज़ें already mentioned हैं कि what are the major drivers of biodiversity loss or any other environment related problem. ठीक है. Now because of our collective excesses जो हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर करते चले जा रहे हैं उसकी वजह से हमने हमारे अर्थ को बहुत ज़्यादा मतलब जो एक्सप्लॉइटेशन है वो बहुत ज़्यादा कर दिया है. एंड दिस ट्रेंड needs to be redressed with cleaner air, high quality drinking water,
enough food and healthy habitats so that we can ensure that ecosystem services continue to benefit humanity, right? तो basically all these things, ये जितना भी ट्रेंड हमारी दुनिया में चल रहा है, हमें उसको रिड्रेस करने की जरूरत है. We need cleaner air, we need high quality drinking water, we need enough food, we need healthy habitats. Only then we can ensure a perfect ecosystem for us, right? Now, biosphere reserves are the key for such results. ठीक है, one of the best mechanisms as per this article that has been created is the World Network of Biosphere Reserves, which was created in the 1971 by UNESCO, and in the same year, of course, the Man and Biosphere Reserve Program was launched by UNESCO. ठीक है, Man and Biosphere Reserve Program, which in short is also known as MAB, MAB. All right. Now, these are the places. What are the biosphere reserves, by the way? So these are the places where humans live in harmony with nature and where there is an effective combination of sustainable development and nature conservation. So these are the places where we can have an example of a combination of sustainable development and nature conservation. Basically, both the things are happening simultaneously. Number one is sustainable development, which is of utmost importance for the environment, and number two is the nature conservation. Now these biosphere reserves represent the pockets of hope and proof that we are not inexorably headed towards a doomsday ecological scenario provided we take appropriate action. Now ये जो हमारे pockets of hope हैं, यानी कि जो biosphere reserves हैं, ये प्रूफ है इस बात का कि अभी हम जो पूरा डूम्सडे इकोलॉजिकल सिनेरियो है, यानी कि बिल्कुल ही खराब सिचुएशन की तरफ अभी नहीं बढ़े हैं, प्रोवाइडेड दैट वी टेक अप्रोप्रिएट एक्शन. ठीक है. नाउ रिमेंबर दीज यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव ऑल डेवलप्ड साइंस बेस्ड मैनेजमेंट प्लान्स. ऐसे नहीं कि किसी भी एक एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया और बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है. These are all developed with science-based management plans where local solutions for sustainable human living and nature conservation are being tested and then best practices are applied. Right? So basically, the thing is, जो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये ऐसे नहीं बना दिए गए हैं. These are the result of science-based management plan जहाँ पे सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए और नेचर कंजर्वेशन के लिए देयर आर सर्टेन फॉर्मुलेशंस जिनको टेस्ट करने के बाद उनको अप्लाई किया जाता है. ठीक है. इश्यूज ऑफ कंसर्न इन दीज रीजन्स इंक्लूड बायोडाइवर्सिटी, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एनवायरमेंटल एजुकेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, विच आर सपोर्टेड बाय साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग. ठीक है. एंड द एम इज टू डिटेक्ट चेंजेस and find solutions to increase the climate resilience. ठीक है. So we can see that biosphere reserves are actually the key to solve the issues related to the environment, right? Now remember, all biosphere reserves are internationally recognized sites on land, at the coast or in the oceans. The governments only decide which areas they want to nominate. जो गवर्नमेंट होती हैं, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है, वो सिर्फ नॉमिनेट करेंगी, बट उसको फाइनल अप्रूवल कौन देता है? ऑफकोर्स यूनेस्को देता है. उसको फाइनल अप्रूवल देने का काम किसका है? यूनेस्को का है. सो बिफोर अप्रूवल बाय यूनेस्को द साइट्स आर एक्सटर्नली एग्जामिन्ड. इफ अप्रूव्ड, अगर वो अप्रूव कर दी जाती हैं, सो दे आर बीइंग मैनेज्ड बेस्ड ऑन एन एग्रीड प्लान, reinforced by routine checks to ensure credibility, but all remain under the sovereignty of their national government. And of course, अगर national government, देखो यार, अब यूनेस्को अकेले तो कुछ करेगा नहीं. ठीक है. जो देशों की गवर्नमेंट है, ऑफ कोर्स उनको इसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि यूनेस्को हर देश में जाके, ठीक है, आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग एन एरिया और अ रीजन एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, फिर उसका ध्यान नहीं रखेगा ना. ठीक है. दे कैन ओनली formulate a plan based on which the national governments should have to conserve those area of biosphere reserve. ठीक है ना. So it is the collective responsibility. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यूनेस्को का काम है. It is the collective responsibility of all of us, of all the nations, right? In India, अगर हम इंडिया की बात करें, so the first biosphere reserve which was designated by UNESCO as the under the network of biosphere reserve was the Nilgiri mountain, and the Kanchenjunga Biosphere Reserve, which was established in 2018, can act as a good model, right? वो एक good model की तरह act कर सकता है. One second, guys. Yes, so जो Kanchenjunga Biosphere Reserve है वो एक good model की तरह act कर सकता है, क्योंकि it includes some of the highest ecosystems in the world with elevation up to 8586 meter. The reserve is home to various orchids and rare plant species, and at the same time
More than 35,000 people are living there, with their main economic activities being crop production, animal husbandry, fishing, dairy products, and poultry farming. So the Kanchenjunga Biosphere Reserve can be taken as a model, and based on that model, we can develop, the government of India and the other governments can develop such biosphere reserve to conserve the environment, right? Now, which are the priority countries? So these countries like Bangladesh, Bhutan, and Nepal are on the priority list of UNESCO because they do not have a single biosphere reserve in the respective countries, and their governments are also trying. They are already working on their first nomination files, right? So these are the priority countries in the South Asian region. Of course, और भी कई कंट्रीज होंगी पूरी दुनिया में जहां पे बायोस्फीयर रिजर्व एक भी नहीं होंगे, बट दिस आर्टिकल इज स्पेशली फोकस्ड ऑन द साउथ एशियन रीजन, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे इन 3 कंट्रीज की ही बात की गई है, राइट? And now let's do the PMI analysis, guys. After reading this article, we have to do the PMI analysis. So consider the following. You have to identify the correct statement. All biosphere reserves are internationally recognized sites on land, at the coast, or in the oceans. This is absolutely correct. There is no problem with this. These are internationally recognized. Keywords पे focus किया करो. Keywords में सारा खेल होता है. Are they internationally recognized? Of course, because UNESCO is an international organization. Do you think that UNESCO is a national organization? No, of course. So being an international organization, so अगर वो किसी एरिया को recognize कर रहा है तो of course it can be called as internationally recognized only, right? In India, the first to be included as biosphere reserve was Nilgiri Mountains. This is absolutely correct. And the last one was Kanchenjunga Biosphere Reserve. And the Man and Biosphere program was launched in 1991 by UNESCO. No, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. It was launched in the year 1971, right? So third statement is incorrect. So only 1 and 2 option A will be the correct answer, guys, to this question. I hope you can tackle such questions now after reading this article. And of course, this is important for mains and interview as well. Mains और interview के लिए भी काफी important है ये article. So mains में GS3 environment में इसका बहुत scope है भाई. Question कैसा बन सकता है? Biosphere reserves represent pockets of hope and proof that we are not inexorably headed towards a doomsday ecological scenario. You have to discuss. तो आपको बताना है कि why, basically you have to tell the examiner that why biosphere reserves are important to us and what role these areas are playing in conserving the nature, right? But remember, जब भी इस तरीके का आंसर आएगा, देखो, before writing any answer you have to write what and why, ठीक है? In the introduction part you have to write what, and if what is not available you have to write why, right? For example, if I talk about this question, so here you have to tell the examiner that what is the meaning of biosphere reserve और ये आइडिया कहाँ से आया. तो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट यू हैव टू टेल द एग्जामिनर कि ये होता है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, एंड कहाँ से इसका आइडिया आया था, इंडिया में ये पहला कौन सा था, एंड देन व्हाई दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स आर अ पॉकेट्स ऑफ होप, ठीक है, और उसके बाद फाइनली कंक्लूजन. सो बेसिकली एक फ्लो होना चाहिए आपके आंसर में, ठीक है ना. नाउ इंटरव्यू में दे कैन ऑल्सो आस्क यू दैट व्हाई डू यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, दिस शुड बी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोस्फीयर रिजर्व एंड व्हाट बेनिफिट्स दे हैव. क्या मतलब है बायोस्फीयर रिजर्व का और उसका क्या बेनिफिट है हमारे लिए, राइट? आई होप गाइज दिस आर्टिकल इज क्लियर. एंड नाउ let's move towards India's ethanol blending policy, which is from the text and context part from the newspaper. टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट आता है, उसमें इंडिया की जो इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी है उसके बारे में है, बिकॉज रिसेंटली गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया है हमारी बायोफ्यूल पॉलिसी को, तो इसीलिए ये आर्टिकल आया है. तो बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में. बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके अंदर बात की गई है एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन. सो टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया. नाउ इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब आई होप आप सबको पता होगा, वी आर ब्लेंडिंग ethanol which is also known as ethyl alcohol, and what is the formula, chemical formula? C2H5OH, right? Is it also known as ethyl alcohol, C2H5OH or ethanol? This ethanol is blended with petrol, ठीक है. इथेनॉल को हम क्या कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं पेट्रोल के साथ, so that we can reduce the dependency on imports of petrol, right? So since 2 decades, पिछले 20 सालों से India has been moving towards putting in place an ecosystem जहां पे हमारा blended petrol वर्क करे, ठीक है. जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 75% ऑफ इंडियाज 220 मिलियन व्हीकल्स आर 2 व्हीलर्स एंड 12% आर 4 व्हीलर्स, और बाकी जो है 3 व्हीलर्स वगैरह आ जाते हैं. नाउ इथेनॉल, एज आई टोल्ड यू, इज अ हाइड्रोकार्बन. नाउ हाइड्रोकार्बन आर दी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, एज द नेम सजेस्ट.
दैट व्हेन बर्न्ड कैन जनरेट हीट एंड पावर इंजन. जो इथेनॉल है, ठीक है, जब वो जलता है तो वो हीट जनरेट करता है और वो इंजन को पावर कर सकता है. एंड ऑल्सो रिमेंबर इथेनॉल यू नो इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ एल्कोहल. जितने भी टाइप्स ऑफ एल्कोहल होते हैं उनका मेन कॉम्पोनेंट कौन होता है? इथेनॉल होता है. एंड इट इज द ओनली एल्कोहल फ्रॉम द एल्कोहल फैमिली विच कैन बी कंज्यूम्ड. रेस्ट अदर रेस्ट अदर एल्कोहल आर पॉइजनस इन नेचर. लाइक आपने पढ़ा होगा मिथेनॉल पॉइजनिंग के बारे में, ठीक है. तो मिथेनॉल जो होता है काफी पॉइजनस होता है. सिमिलरली प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ऑल दीज एल्कोहल आर poisonous. Only ethanol can be consumed, right? And that's why it is the main ingredient of all the alcohol. बट अब देखो क्या है कि इथेनॉल जब जलता है तो वो हीट जनरेट करता है, इंजन को पावर कर सकता है. लेकिन इट टेक्स मच मोर इथेनॉल टू पावर अ व्हीकल्स इंजन देन पेट्रोल. बहुत ज्यादा इथेनॉल चाहिए होता है बिकॉज द इथेनॉल्स एफिशिएंसी इज लेस देन पेट्रोल. इट ऑल्सो लीव्स रेजिडुअल बाय प्रोडक्ट्स दैट कैन कोरोड एंड डैमेज द व्हीकल. अब ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है इथेनॉल के साथ. जो इथेनॉल है वो बाय प्रोडक्ट्स लीव करता है, छोड़ता है, और वो व्हीकल को डैमेज कर सकता है, राइट. एंड दैट इज वाई while vehicles can run on ethanol, they need to be tuned accordingly so that they don't compromise on efficiency and usability. और इसीलिए हमें जितने भी व्हीकल्स हैं हमारे, हमें उनको कंपैटिबल बनाना पड़ेगा विद दी इथेनॉल, एटलीस्ट उनके इंजन्स को, ताकि जो इंजन्स हैं उनकी लाइफ बनी रहे, उनकी लाइफ जो है वो कम ना हो, राइट. But yes, there are various gains associated with using ethanol as a fuel. Like for example, ethanol can be sourced from sugarcane, molasses, maize. और अब शुगरकेन, मोलासेस और मेज से बनता है तो फायदा क्या है? फायदा ये है कि इंडिया के पास एग्रीकल्चरल बेस बहुत बड़ा है, ठीक है. जब इंडिया के पास एग्रीकल्चरल बेस बहुत बड़ा है, हम इन सभी चीज़ों से इथेनॉल की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जिससे जो हमारी इंडिया की डिपेंडेंसी है ऑन पेट्रोलियम इंपोर्ट वो कम हो जाएगी, राइट. Since 2001, India has tested the feasibility of ethanol blended petrol, whereby 5% ethanol blended petrol was supplied to retail outlets. 2002 में India launched the ethanol blended petrol program and began selling of 5% ethanol blended petrol in 9 states and UTs, ठीक है, जो कि बढ़ के 20 स्टेट्स और 4 UTs हो गए थे 2006 में, राइट. 2014 तक, 13-14 तक, हाउएवर, देखो टारगेट तो था 5% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बेचेंगे, लेकिन 2000, और कब से था? 2002 से. लेकिन 2013-14 यानी कि लगभग 12 सालों के बाद भी केवल 1.5% से भी ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हमारे देश में अवेलेबल नहीं हो पाया, राइट. हालांकि अभी हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि वी हैव ब्लेंडेड अराउंड 20% ऑफ दी पेट्रोल विद इथेनॉल, और 2025 तक टारगेट है टू इंक्रीज इट टू 20%. तो लेट्स सी होता है कि नहीं होता है. फिर फाइनली 2015 में द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, विच इज हेडेड बाय मिस्टर नितिन गडकरी, notified that E5 petrol, E5 means 5% ethanol blended petrol, right? And the rubber and plastic components which are used in gasoline vehicles produced since 2008, all these things should be compatible with the E10 fuel. जो रबर एंड प्लास्टिक कंपोनेंट्स हैं जो कि गैसोलीन व्हीकल्स में जो कि 2008 से प्रोड्यूस हो रहे हैं, यूज होता है, वो जो रबर एंड प्लास्टिक कंपोनेंट्स है दैट शुड बी मेड कंपैटिबल विद द E10 फ्यूल, ठीक है, क्योंकि हम अपने इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को डे बाय डे बढ़ा रहे हैं. In 2019, the ministry notified the E10 fuel, ठीक है, and the rubber and plastic components used in petrol vehicle are already compatible with the E10 fuel. And now India has set a target of 10% ethanol blending by 2022 and 20% by the year 2025. And the selling of 20% ethanol blended petrol will start in the year 2023 itself, right? Start हो जाएगा, लेकिन जो completion होगा of the entire petrol 20% ethanol वाला वो खत्म होगा 2025 तक, right? Now what does switching to E20 entail? अब अगर हम E20 पे मुड़ जाते हैं तो उससे फायदा क्या होगा? तो इसके पीछे नीति आयोग की कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने बोला था that India's net import of petroleum was 185 million tons at a cost of a huge $55 billion in the financial year 2021, and most of the petroleum is used by vehicles, and that is why if we will have success in 20% ethanol blending program, then it could save the country's $4 billion per annum, which is about 30,000 crore, and this amount can be used in other areas, right? And to achieve such savings, the committee estimates an ethanol demand of 1016 crore liters
बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन व्हीकल पॉपुलेशन, और ये इजीली अचीव हो जाएगा, इसमें इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आएगी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आजकल आ रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे तो उसमें इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का काम ही नहीं है, तो इट कैन रिड्यूस द जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट जब बन जाएगा तो उससे इथेनॉल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो भी थोड़ी बहुत कम होगी। एंड it is expected that there will be a demand of 722 to 921 crore liters in the year 2025, right? एंड अगर हम इंडिया की करंट इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, सो इट इज 426 करोड़ लीटर्स फ्रॉम मोलासिस बेस्ड डिस्टिलरीज एंड 258 करोड़ लीटर्स फ्रॉम ग्रेन बेस्ड, राइट? एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 760 करोड़ लीटर्स एंड 740 करोड़ लीटर्स respectively. And this much production would suffice to produce 1016 crore liters of ethanol, which is required for this program, and 334 crore liters for other uses, right? So जो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है वो भी अच्छा है, तो देर इज नॉट एन इशू. सो आई थिंक इट इज अ वेरी विजनरी प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट विल प्रोवाइड वेरियस बेनिफिट्स टू द गवर्नमेंट एंड टू द एनवायरमेंट एज वेल, राइट? नाउ हाउ डज दिस अफेक्ट इंजन्स, किस तरीके से इंजन को अफेक्ट करता है? तो एज पर द रिकॉर्ड्स, एज पर द डेटा, अगर हम E20 का मतलब 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे तो देन देयर will be a loss of 6 to 7% of fuel efficiency in four wheelers, ठीक है, which are originally designed for E0 and calibrated for E10. There would be a loss of 3% of fuel, 3 to 4% of fuel efficiency for two wheelers which are designed for E0 and calibrated for E10. There would be a loss of 1 to 2% fuel efficiency for four wheelers which are designed for E10 and calibrated for E20. Now you guys don't have to remember this data, just remember जो इथेनॉल है वो इंजन्स को अफेक्ट करता है. एंड नाउ जो हमारे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने ये बोला है कि येस नाउ वी आर वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग द इंजन्स कंपैटिबल विद द इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, और बाय द टाइम जब तक ये पूरा का पूरा टारगेट कंप्लीट होगा ऑल द व्हीकल्स विल बी मेड इथेनॉल कंपैटिबल, राइट? और इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत इंसेंटिव भी देना चाहिए, क्योंकि अगर आज की डेट में 2023 से मान लो कि अगर जैसे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल 20% वाला बिकने शुरू हो जाएगा जिससे फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो इसके लिए गवर्नमेंट को इंसेंटिव भी देना चाहिए, कॉम्पेंसेशन, बेसिकली नॉट इंसेंटिव, कॉम्पेंसेशन देना चाहिए टू द यूजर्स, राइट? एंड व्हाट इज द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस? इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस क्या है? सो फ्लेक्स फ्यूल इंजन टेक्नोलॉजी विच इज नथिंग बट द व्हीकल्स दैट रन एंटायरली ऑन द इथेनॉल, दीज आर वेरी पॉपुलर इन कंट्रीज लाइक ब्राजील, and it comprised nearly 80% of the total number of new vehicles sold in 2019 in Brazil. So ये जो डेटा है काफ़ी ज़्यादा इंटाइसिंग है, मतलब ये हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है टुवर्ड्स स्विचिंग द फ्यूल फ्रॉम पेट्रोल टू इथेनॉल. The global production of fuel ethanol touched 110 billion liters in 2019, or about an average growth of 4% year per year during the last decade. And among the producers, the US and Brazil make up $92 billion liters, which is 84% of the global share, followed by European Union, China, India, Canada, and Thailand. So the major producers of ethanol is currently US and Brazil, which account for 84% of the global production of ethanol. ठीक है? So I hope guys this article is clear, and this is very important article, I would say. And now let's do the PMI analysis, which is the most important part after reading any article. So you have to consider the following statements and you have to identify the incorrect statement now. So the government of India has set a target of 20% ethanol blending by 2030. No, that is the target by 2025. And ethanol reduces the fuel efficiency and hence there is a need to make the engines compatible with ethanol blended petrol. अब देखो जो ये second statement है ना, वो अब तो तुम्हें बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन अगर आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा होता और आपको ये नहीं पता होता कि इथेनॉल एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है, तो आप लॉजिकली इसमें गलत करके आते. क्यों गलत करके आते? क्योंकि आप ये सोचते इस समय कि अगर फ्यूल एफिशिएंसी को ये रिड्यूस कर रहा होता तो गवर्नमेंट 20% की तरफ स्विच क्यों करती, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना? तो इसीलिए डीपली एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा होता है. देखो, आई एग्री दैट कोई भी पर्सन चाहे कितना भी बड़ा 30 मार्क खान क्यों ना हो, 35-40 क्वेश्चन उसके बिल्कुल ठीक से ज़्यादा हो, मतलब अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि उसके 35-40 क्वेश्चन से ज़्यादा ठीक है तो वो झूठ बोल रहा है. तो अगर 35-40 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है तो उसके ऊपर तो आपको तुक्का मारना ही पड़ेगा, गेस वर्क करना ही पड़ेगा, स्मार्ट गेस वर्क जो होता है, राइट?
तो लेकिन तब भी कुछ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स ऐसे होते हैं जिसमें गेस वर्क काम नहीं कर पाता जब तक कि आपने पूरी डीपली स्टडी नहीं किया है, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर ऑप्शन ए ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर. एंड टॉकिंग अबाउट द मेंस एंड इंटरव्यू, सो अगेन जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन in your mains and interview as well, and it is not from the GS2 social issues. I will make the correction in PDF. It is from GS3 environment, and you can also include this question in the economy part, right? So the ethanol blending program will have far-reaching favorable impact on the environment. However, the challenges cannot be ignored. Examine, ठीक है ना? तो challenges वही है कि अभी हमें जो हमारे vehicles हैं उनको compatible बनाना है, क्योंकि वो फ्यूल की एफिशिएंसी को कम करता है, नंबर 1. नंबर 2, अभी हमारे पास प्रॉपर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम हमारे E20 जो प्रोग्राम है उसको फुल्ली लॉन्च कर सकें, नंबर 2. ठीक है, इसके अलावा और भी सारे चैलेंजेस हैं जो कि हमने डिस्कस करे, एंड व्हाई दिस विल हैव अ फेवरेबल इम्पैक्ट, ये हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, राइट? आई होप गाइज यू कैन राइट एन आंसर ऑन दिस नाउ. एंड इंटरव्यू में भी दे कैन आस्क यू दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल एंड व्हाट आर द चैलेंजेस, सिमिलर क्वेश्चन, राइट? So I hope now you can easily tackle such question. अगर कोई एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से टैकल कर पाओगे. And now this is again very very important article. हालांकि डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है और उस जजमेंट में ये बोला है कि भाई जो स्टेट्स हैं उनके पास इक्वल पावर्स है टू मेक द जीएसटी रिलेटेड लॉस. ठीक है, अब ये क्या है बात कर लेते हैं. So the Supreme Court in judgment championing the importance of cooperative federalism. तो ठीक है जी, cooperative federalism का क्वेश्चन आएगा, तो एक और बहुत ही सुंदर एग्जांपल आपके पास आ चुका है. For the well-being of democracy, it held that union and state legislature have equal, simultaneous and unique powers to make laws on GST, and the recommendations of GST Council are not binding on them. Not binding on them. So remember, आज के बाद याद रखना, द रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल are not binding on states and the center as well, right? The recommendations of GST Council are the product of a collaborative dialogue which involves the union and the states, and therefore they are recommendatory in nature, right? The court emphasized that Article 246A, which gives the states power to make laws with respect to GST of the Constitution, treat the union as the states as equal units. Article 246A है जो कि 101st अमेंडमेंट के बाद इंसर्ट किया गया था. उसके हिसाब से स्टेट्स के पास इक्वल पावर है. बेसिकली दिस आर्टिकल ट्रीट्स द यूनियन एंड द स्टेट्स एज द इक्वल यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू इफ देयर इज अ केस ऑफ मेकिंग लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, राइट? तो ऑफ कोर्स अब जीएसटी काउंसिल का जिक्र आया है तो उसके बारे में हम बात जरूर करेंगे. सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 व्हिच इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल ऑफ 279A इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर व्हिच द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल. अब याद रखना, प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड, ठीक है? छोटे छोटे वर्ड से खेल हो जाता है. अब आपके उसमें आ जाएगा एग्जाम में, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल. नो, प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड, राइट? Talking about constitution, so the chairperson is the union finance minister, union and other members are union minister of state finance, minister in charge of finance or taxation, or any other minister nominated by each state government, and there is a vice chairperson also which is nominated among all these members, right? And talking about working and functions, so there is a quorum for meeting. One half of the members of the council is required for constituting the quorum for the meeting. Every decision in the council has to be taken by a majority of not less than 3/4 of the weighted votes of the members present and voting. And the council makes recommendation for these things like taxes, surcharges and levies merged in GST, goods or services subjected to or exempted from GST, and that's why they have exempted petrol and alcohol from the purview of GST. Threshold limit of turnover below which GST may be exempted, the rate band of GST, and special provisions with respect to some states, right? So I hope guys this article is clear, and now question इसमें से बन सकता है बड़ा ही सुंदर सा प्री में, क्योंकि जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Every decision you have to identify incorrect statement, right? Every decision of GST council is to be taken
बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4। बिल्कुल सही बात है। एंड द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल आर बाइंडिंग ऑन द स्टेट। अब ये आपको वैसे दिखने में अगेन लगेगा हाँ बिल्कुल सही बात है, जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो बाइंडिंग होगा स्टेट्स के ऊपर। पर आपको यहाँ पे ये भी दिमाग लगाना है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो रिकमेंडेशन होता है वो बाइंडिंग नहीं होता कभी भी, हमेशा एडवाइजरी होता है या रिकमेंडेटरी होता है, राइट। So this statement is incorrect, which means option B, only 2 will be the correct answer. And guys, the last article for today, क्वाड समिट होगा अगले हफ्ते, मोदी जी जा रहे हैं जापान। एंड ये समिट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वाड के जितने भी मेंबर्स हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया को छोड़ के ये तीनों कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने रशिया के इन्वेजन को कंडेम किया है, जो कि रशिया के सैंक्शन में यूएसए के साथ हैं। तो देखने वाली बात यह है कि अब ये तीन कंट्रीज किस तरीके से प्रेशर बनाते हैं इंडिया के ऊपर। और जो ये समिट होगी इसमें जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है, बेसिकली दिस समिट विल बी इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लीडर्स टू एक्सचेंज व्यूज अबाउट डेवलपमेंट्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, और ये बहुत ही हॉट टॉपिक है इस समय, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में प्रॉब्लम इस समय ये है, देखो रशिया कमजोर पड़ रहा है, ठीक है, चाइना का जो मजबूती है इन दिस रीजन, एशियन रीजन, वो इन्हांस होता जा रहा है क्योंकि रशिया कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि रशिया जो अब चाइना के ऊपर डिपेंड हो रहा है या फिर इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होगा जब इंडिया चाइना से फेवर मांगेगा, इंडिया रशिया से फेवर मांगेगा कि आप चाइना से बोलो कि वो अपने जो बॉर्डर के ऊपर जो हरकतें कर रहा है वो बंद करे, तो चाइना इंडिया से बोलेगा कि आप जो इंडो पैसिफिक रीजन में हमारे अगेंस्ट काम करो वो बंद करो। तो इसलिए इंडो पैसिफिक रीजन की डेवलपमेंट अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड अदर कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। The Quad Summit is expected to take stock of the Russian war in Ukraine and the impact of 3 months of Western sanction, and it will also review various working groups which were formed 1 year ago on vaccine distribution, critical technology, cyber security and other important issues. Okay, तो जब ये समिट हो जाएगी तो उसमें से क्या क्या चीजें निकल के आती हैं, then we will discuss it in detail, right? These are the expectations कि क्या क्या डिस्कस होगा, but these are the only expectation, जो होना है वो तो वक्त बताएगा, right? So that's it for the session today, guys. I hope all the articles and their PMI analysis are clear. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching. Goodbye, take care, and God bless.